जैसा कि हमने पिछली पेंटिंग में देखा था कि हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमने जहाँ जितना डार्क एरिया था वहाँ उतना डार्क कलर लगाया था, जहाँ जितना लाइट एरिया रखना होता है उतना लाइट कलर लगाने की कोशिश की थी। कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड में प्रॉपर कलर नहीं होने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट का कलर समझ में नहीं आता है और ना ही कैनवास जो है वो सही तरीके से फिलअप हो पाता है। इसके लिए ऑयल पेंटिंग में हम 3 लेयर्स में काम करते हैं। पहला हम हमारे ड्राइंग को कलर से फिलअप करते हैं। दूसरा जो लेयर अपन लगाते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी डिटेल्स को ऐड करते हैं। अगर कहीं कम डार्क एरिया है तो हम उसको और डार्क करते हैं, कहीं ज़्यादा डार्क हो गया तो हम उसमें लाइट कलर लगाते हैं। इस तरीके से हम दूसरी लेयर कंप्लीट करते हैं। ऐसे ही लास्ट जो लेयर होती है, थर्ड लेयर जिसको हम बोलते हैं, उसमें हम हाईलाइट वाले जो एरिया है उनमें हाईलाइट और लगाते हैं। क्योंकि कई बार जब हम हाईलाइट के लिए कलर यूज करते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद में डल होने लगता है या उतना ब्राइट कलर नज़र नहीं आता है जितना हमने लगाते टाइम में देखा था। इसके लिए हम ऑयल पेंटिंग को 3 प्रोसीजर में कंप्लीट करते हैं। तो आइए आज देखते हैं सेकंड लेयर जो है वो कैसे लगाई जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि आज ही जो है वो मैं 3 लेयर इसी वीडियो में कंप्लीट करके आपको दिखाऊं। ये देखिए, सबसे पहले हम वो उतना डार्क नजर नहीं आ उन एरिया में कलर लगाएंगे रहा, इसलिए हम इसको दोबारा से रिफिल करेंगे। जो सबसे डार्क है, जैसे कि हमने फर्स्ट लेयर में किया था। अब की बार हम ये ध्यान रखेंगे इसमें हमें एक बेनिफिट और होता है कि हमारा कलर जो कि अगर है हमारा कलर प्रॉपर नहीं आ रहा है, जो हमारे वो ऑब्जेक्ट में कलर उतना है, ही डार्क तो वो भी अपन नजर आए कलर जितना जो है हमारे अच्छा ऑब्जेक्ट पे हमें हमें नजर आ रहा है। ऑयल पेंटिंग में एक अच्छी बात यही होती है कि आप लास्ट तक जो कलर है, का आप शेड पेंटिंग भी को अपने वही तरीके से होना चाहिए बना सकते हैं। उसमें कलर जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, जो हमें कलर दिखाई जो दे है रहा है। वो बदल सकते हैं। वाटर कलर या वाटर कलर में ऐसा नहीं होता है। डार्क एरियो में कलर लगाने के बाद जो सेकंड टोन जिसको अपन मीडियम टोन बोलते हैं उस एरिया में कलर लगाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहली लेयर में लगाया था। इसमें हमें छोटी से छोटी जो डिटेल है उन पे काम करना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जब हम 2 डिफरेंट शेड्स को ध्यान रखिए, एक दूसरे में मर्ज करेंगे नहीं करना है। हमें जहाँ 2 कलर अलग अलग लगे हुए हैं, जहाँ लाइन बनी हुई है, उसी लाइन के आसपास उन कलरों तो को कभी भी मिक्स करना है। इससे क्या है, कलर की ब्रश से variety और पूरा जो और कलर है कई बार ऐसा उसको होता है कि मिक्स कलर नहीं जो है करेंगे। वो ज़्यादा उन डल उन जाता है। एरियो में जब हम जैसे अपने साथ पूरा यहाँ mix मैं करते दिखा हैं, रहा हूँ आपको, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ये गलतियाँ करते हैं। उन एरियो में ही आप ब्रश से कलर को मर्ज करेंगे जहाँ दोनों साइड अब आप देख रहे आपस होंगे में कि अपना जो object है वो मिल कलर रही नजर है। आ रहा है। बाकी ऐसे जो हम हिस्सा धीरे-धीरे है करते जाइए। उसको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो होगा ये कि कलर जो है वो डल हो जाएगा। जितनी ब्राइटनेस हमें चाहिए कलरों में उतनी ब्राइटनेस हमें नहीं मिल पाएगी। जैसे जैसे हम लाइट वाले एरियो में कलर लगाएंगे, कलर का जो टोन है वो लाइट होता जाएगा। ग्रीन कलर को लाइट करने के लिए हम येलो डीप या लेमन येलो का यूज करते हैं। कभी कभी हम इसमें अब जैसे जैसे हम लाइट की तरफ आएंगे, हमें कलर की जो टोन है येलो ओकर का भी यूज करते हमारा हैं। ऑब्जेक्ट है उसके टॉप पे भी थोड़ा सा जो है वो सेट कम पे light है, डिपेंड करता तो है। हम ये एरिया भी थोड़ा सा डार्क कलर के साथ पेंट करेंगे। यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट के टॉप पे थोड़ा सा हमें डेप्थ नज़र आ रही थी, थोड़ा सा डार्क कलर नज़र आ रहा था, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ये वाला एरिया
कि जहां हमें डार्क नजर आ रहा है, अगर वो लाइट एरिया के आसपास भी है तो वहां हमें डार्क ही करना है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है तो कलर चेंज कि वो उतना डार्क नहीं होगा जितना डार्क हमने डेप्थ वाले हिस्सों में लगाया है। कलर लगाते जाएंगे और कलर को उसी ब्रश आप साफ कर लीजिए किसी कपड़े की सहायता से या ऑयल से साफ कर लीजिए, और उसी ब्रश से आपने उस कलर को मिक्स करते जाना है। इसी कलर के साथ और इसी ब्रश के साथ हम जो डिफरेंट टोन जो हमारी आ रही है उस टोन के साथ आउटलाइन पे कलरों का विशेष ध्यान रखना है, आपकी आउटलाइन स्मूथ हो, कहीं कलर छूटे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कैनवास के ग्रेन्स की वजह से कलर जो है वो सही लग नहीं पाता है और कैनवास नीचे से झांकता रहता है, तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब हम हाईलाइट वाले एरिया में आते हैं। अब बात आती है हाईलाइट वाले एरिया व्हाइट की। या ब्लैक व्हाइट का यूज कर सकते हैं और उस एरिया को हम धीरे धीरे हाईलाइट लगाते वक्त एक चीज अपने जो डार्क एरिया सबसे है, उसके साथ अहम है वो यह है कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं ऐसा भी छोड़ देता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको जिनका सरफेस जो है वो शाइनिंग होता है, चमकने वाला होता है, जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है वो इतना और कुछ सरफेस ऐसे होते हैं थोड़ा सा डल कर देंगे, वो बहुत ज्यादा हमें सामने दिखाई दे रहा है। चमकने वाले सरफेस नहीं होते हैं। तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमें हाईलाइट लगानी है। अगर मीडियम हाईलाइट दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा फ्लैश दिखाई नहीं दे रहा है, ताकि ये और ज्यादा 3D हमें नजर तो आप उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, इतना वाइट नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी ये दिखाई देता है। और जो ऑब्जेक्ट्स बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमें एक चीज और जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उनमें ये इतना हमें दिखाई नहीं देता है। हमारे ऑब्जेक्ट पे जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन आता है डार्क वाले एरिया में, हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। डार्क एरिया अब हम आते हैं लेमन पे। यहाँ मैंने थोड़ा सा येलो ओकर का टच लगाया है, नीचे सेप ग्रीन और वेरेडाइन ग्रीन का टच लगाया है, जैसा कि नींबू में होता है। और ये डेप्थ वाला एरिया भी है तो हम इसको अच्छे से दिखा पाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लाइट वाले एरिया में जाएंगे, तो हम पहले डीप येलो लगाएंगे। जो ग्रीनिश इफेक्ट है उसके साथ में जब हम लाइट की तरफ जाएंगे अब थोड़ा सा येलो डीप तो डीप येलो जो है मीडियम टोन वाला जो एरिया है यहाँ हम उसका टच लगाएंगे। और इस तरीके से उसके बाद अब जैसे जैसे हम हाईलाइट वाले एरिया में आएंगे, हम लाइट टोन में आएंगे। ये मीडियम टोन की बात थी। येलो जो कलर है लाइट वाले टोन में जब हम कलर लगाएंगे तो हमें उसमें लेमन येलो का टच लगाना है। आप लेमन येलो के साथ थोड़ा सा फ्लैक वाइट ले सकते हैं। ऐसे ही हम ये जो हमारा इसके तीसरा बाद ऑब्जेक्ट है मिर्च, इसको पेंट करेंगे।
हमने रेड लिया है, थोड़ा सा ऑरेंज है, छोटी छोटी थोड़ा डिटेल्स सा में ध्यान येलो देना है। है। यहाँ हमने स्कारलेट रेड ही यूज किया है। इसमें हमें कलर के जो बहुत ज्यादा सेट्स डेप्थ हैं, वाले एरिया उनका थे, विशेष ध्यान रखना वहाँ है। हमने हमेशा हमें कोशिश यही करनी चाहिए थोड़ा कि बहुत टच लगाया है, 1-2 हमारा जो स्ट्रोक कलर है लगाए हैं। वो ऑब्जेक्ट से मैच करे, ऑब्जेक्ट के कलर से मैच करे। इसके लिए आप पहले से जो है वो अपना ये बेसिकली ग्रीन कलर के जो है सेट्स वो बना के रख सकते हैं, ताकि जब आप पेंट कर रहे हो तो आप ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन के साथ काम कर लेकिन पाएं। थोड़ा सा इसको टाइम ज़्यादा हो गया है तो ये रेड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश इफेक्ट और थोड़ा सा येलो वाला जो इफेक्ट है, ये प्योर रेड नहीं है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसका कलर क्या है। मेन बात यहाँ थोड़ा सा यही लेवल है टच कि लगाएंगे हम। आप अपने ऑब्जेक्ट को कितना वो लास्ट में ऑब्जर्व highlights वाले करते हैं, उसके कलर को कितना पहचान पाते हैं। यहाँ देखो हाईलाइट के लिए कहीं कहीं बहुत बारीक बारीक टच अब हम लेंगे हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट जो मैंने है लगाए हैं, टमाटर। तो वो हमें सबसे वहाँ पहले दिखाई दे रहे हैं, सबसे इसलिए ज़्यादा हमने डेप्थ वाला लगाए। एरिया हमें देखना है और वहाँ कलर लगाना है। अब हमारे आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है उस पे हम जाएंगे। सबसे नीचे थोड़ा सा स्कारलेट रेड क्रिम्सन लेग का टच लगाया है हमने, जो डार्क कलर है, जहाँ सबसे ज़्यादा डेप्थ हमें दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे हम लाइट वाले एरिया की तरफ आएंगे, हमारा कलर का जो है उसके बाद वो हम चेंज करते जाएंगे। हम स्कारलेट रेड के साथ मीडियम टोन की तरफ चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए, और वैसे ही कलर को एक दूसरे के साथ अपन मर्ज करेंगे ब्रश की सहायता से। पूरा एक साथ पूरे कलर को मर्ज नहीं करेंगे, पहले से ज्यादा हमारा जो कलर है वो ब्राइट हमें नजर आ रहा है, घुमाना है। प्रॉपर लग रहा है कि जैसा होना चाहिए था बॉर्डर लाइन वैसा जहाँ ही जो है पर इसमें भी ये इफेक्ट हमें नजर आ रहा दोनों है। टोन कलर की टोन्स की, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एरिया था, में अपन को हमारा जो कैनवास है मिक्स वो करना बेसिक कैनवास होता है। वो क्या करता है कि थोड़ा सा कलर ऑरेंज, जैसे जैसे हम में जो लाइट होता है, एरिया में आएंगे, लाइट टोन की तरफ वो सोख लेता है, जिसकी वजह से हमने जो कलर लगाए थे वैसे वैसे हम वो इसमें उतने ब्राइट नहीं रह पाते हैं जितने हमने शुरू में लगाए थे। ऐड कर लेंगे ताकि ये और लाइट होता जाए। अब होगा ये कि हमने जो बेस के कलर लगाए थे उसकी वजह से जब हमने दोबारा कलर लगाए हैं उनमें जो ऑयल है वो ड्राई नहीं हो पाएगा, वो उसमें बना रहेगा, जिसकी वजह से हमारे कलर नेचुरल कलर जितने जो है जैसा हमारे ऑब्जेक्ट में है यूज कर सकते उतने हैं। ग्लो के साथ हमें दिखाई देंगे। थोड़ा और ब्राइट अगर आपको कलर चाहिए तो देखिए, यहाँ वही कलर आ रहा है जो एक टमाटर में होता है, सेम वैसा ही कलर। अब थोड़ा सा येलो के साथ वाइट टच हम लगाएंगे, जो फ्लैश वाला जो एरिया है, और फिर इसमें हाईलाइट हम वाइट के साथ लगाएंगे, क्योंकि इसका सरफेस जो होता है टमाटर का वो फ्लैश वाला सरफेस होता है, तो यहाँ हम वाइट का पेच लगा सकते हैं। क्योंकि इसका बेस गीला है तो थोड़ा सा ये नीचे वाले कलर के साथ मर्ज हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट वाइट का स्ट्रोक लगा सकते हैं इस पे।
डंठल पे भी अपन कुछ एरिया जो हाईलाइट वाले नज़र आते हैं वहाँ पर अपन लाइट कलर के 1-2 स्ट्रोक लगा सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट में कलर हुआ। अब हम इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर लगाएंगे। जहाँ नीचे इसकी छाया वाला जो एरिया है हम उसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे अब बात कि ये आती जो है हमारा ऑब्जेक्ट है बैकग्राउंड और उसकी फोरग्राउंड यहाँ पर हमें नजर आनी चाहिए। बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट कलर हम ये करेंगे, जो फोरग्राउंड में भी एरिया थोड़ा सा हम लाइट कलर हम रखेंगे। जो छाया वाले एरिया हैं जहाँ शेड हमें दिखाई देगी वहाँ हम डेप्थ वाला कलर लगाएंगे इस तरीके से। अब हम बैकग्राउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये हमने हमारे स्पेस को बैकग्राउंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर जो दिया। पूरा foreground वाला स्पेस area और है background वाला area। एक फोरग्राउंड और एक बैकग्राउंड। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो होते हैं वो हमारी पेंटिंग के लिए बहुत अब foreground अहम हिस्सा है, तो वैसे हम कलर को थोड़ा सा लाइट करते जाएंगे। जिसको हम नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट जितना एरिया कवर करता है वो हमारा पॉजिटिव स्पेस है, और जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में जो जगह बच गई है वो नेगेटिव स्पेस है। तो कभी भी इस चीज़ का जब आप ड्राइंग बनाएं, पेंटिंग बनाएं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारा पॉजिटिव स्पेस जो है उसको हमारा नेगेटिव स्पेस जो है वो हेल्प करे, सपोर्ट करे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस होने से क्या होता है कि पेंटिंग जो अपना ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा लाइट कलर, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है उस तरफ हम थोड़ा सा लाइट कलर रखते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड हो चाहे वो फोरग्राउंड हो, दोनों में ही। और जिस तरफ डेप्थ हमने दिखाई है हमने हमारे ऑब्जेक्ट्स में, उस तरफ जो है वो हम डार्क कलर लगाते हैं, डार्क कलर रखते हैं। ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से इस तरीके से हम कोई पेंटिंग की काम करेंगे। दोस्तों, मेरा प्रयास कैसा लगा? ऑब्जेक्ट है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, ताकि जब मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको मिल सके। कई बार आर्टिस्ट ऐसा करते हैं कि आशा करता हूं कि आगे जो वीडियो होंगे वो इससे भी बढ़िया होंगे। जो है वो बैकग्राउंड में कलर लगाया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक तरीका होता है। उससे क्या है कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ये भी एक तरीका है। अगर आपकी पैलेट में कोई और कलर खड़ा हुआ है जो आपके ऑब्जेक्ट से मैच करता है या उसका सपोर्टिव कलर लगता है, तो आप